बेटे शुरू करना हूं मैं। आपको पहले थोड़ा सा बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं ही कॉलेज की तरफ से मैं ही हूं आपका टीचर। मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके ना ऑप्शन में, आपके हर ऑप्शन में 4 पेपर हैं आपके, और एक आईडीसी का पेपर है। आपको जो भी आप ऑप्शन लेंगे उसके 4 पेपर पढ़ने हैं और एक आईडीसी का पेपर पढ़ना है। उसी क्रम में जो है, जिस पेपर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसी में ये जो आता है कि भाई रीतिकालीन जो काव्य है उसमें जो वृंद वाला जो है उसको मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा, जिसमें कि लास्ट वाला पेपर है, वृंद है, बोधा है, भूषण है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो उसी में से आज जो दे रखा है वो वृंद है। अब आप मैडम इसको म्यूट कर दीजिए। अब जो सर एक मिनट, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ पूछिए। जी सर, ये कौन सी सेमेस्टर की क्लास है, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर में शो कर रही है क्लास। नहीं, ये 4th सेमेस्टर की है। ओके सर। सेकंड सेमेस्टर की नहीं है। सेकंड सेमेस्टर की तो जो रीतिकाल की जो वो दूसरी क्लास होती है वो होगी। ये 4th सेमेस्टर में ऑप्शन की क्लास है। ओके सर। ऑप्शन है, मध्यकालीन काव्य जो ऑप्शन है उसकी क्लास है ये। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, तो रीति यहाँ से हम बात करते हैं। जो मध्यकाल है, आप लोगों को पता है कि पहले भी बात हुई है कि मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक के बीच का जो समय था उसे मध्यकाल की संज्ञा दी गई। मध्यकाल को भी और लोगों ने थोड़ा सा अलग अलग किया कि वो पूर्व मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो है भक्ति काल आता है, और उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत जो है वो रीति काल आता है। इसलिए आपका जब आप देखेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि कुछ कवि जो लगे हुए हैं वो जो है भक्ति काल से संबंधित हैं, और कुछ कवि जो लगे हुए हैं उनका संबंध रीति काल से है। क्योंकि उस पेपर को नाम मध्यकाल दिया गया है, इसलिए पूर्व और उत्तर यानी भक्ति काल और रीति काल दोनों से जुड़े हुए कवियों को उसमें रखा गया है। मैं जिस उस पर बात कर रहा हूं ये उत्तर मध्यकाल से जुड़ा हुआ है, यानी रीति काल है। इसमें बहुत सी तरह की जो रचनाएं हैं वो हैं। इसमें जैसे आपके देखा होगा कि नैतिक नीति से संबंधित है, उसमें प्रेम से संबंधित है, उसमें वीर काव्य से संबंधित है, उसमें और जो है कि भक्ति से संबंधित है। तो अगर आप देखेंगे, मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे आप और काल देखते हैं ना, जब आप और काल पढ़ते हैं इतिहास में, जब और काल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आदि काल में या वीर गाथा काल में आपको ज्यादातर 90% रचनाएं वीरता से रिलेटेड मिली। भक्ति काल में भक्ति से जुड़ी हुई थी, और रीति काल जो है उसमें आप देखेंगे कि ये काल इतना विविधता परक काल था। इतनी तरह की रचनाएं शायद ही किसी काल में इतनी तरह की प्रवृत्तियां मिलती हों। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है, आप जैसे कहेंगे कि इसमें जो है रीति की प्रवृत्ति है, बिल्कुल है। इसमें रीति की प्रवृत्ति, लोगों ने रीति काल में जो केशव हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, ये जो है ये इस तरह के जो कवि हैं जिन्हें नीतिकार कहा जाता है, भिखारी दास हैं, ये सब जो है रीति काल के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने रीति परक जो है रचनाएं लिखी हैं। दूसरी तरफ जो है ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने की जो है नीति परक, जिस पर की हम बात करेंगे, नीति परक भी रचनाएं लिखी हैं। जैसे वृंद है, गिरधर है, घाघ है, भट्टरी है, बेताल है। ये सब जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीति से संबंधित जो बातें हैं वो लिखी हैं।
इसी परंपरा में अगर आप देखेंगे कि ये देखो, मैं बता रहा हूं कि किस तरह से विविधता है। इसी काल में अगर आप देखेंगे तो इसी काल में जो रचनाएं हैं वो वीरता परक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भूषण हैं, जोधराज हैं, पद्माकर हैं, श्रीधर हैं, ये सब जो है इससे जुड़े हुए जो है वो हैं, ये वीर काव्य से जुड़े हुए कवि हैं। इसी काल में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको स्वच्छंद कवियों की भी कविता देखने को मिलेगी। घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये काल जो है वो बहुत जो है विविधतापूर्ण जो है काल रहा है। एक ही काल है लेकिन उसमें आपको अलग अलग तरह की काव्य धाराएं जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर आप आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे कि ये छायावाद है तो उसमें छायावाद प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा यही है, उसमें एक ही प्रवृत्ति है। अगर आप प्रयोगवाद में देखेंगे तो उसमें एक ही प्रवृत्ति है, सब उसी पे बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा काल है जिसमें कि बात तो हो रही है कि ये रीति काल है, रीति परक रचनाएं हैं। काव्य रचना करने का जो ढंग है वो रीति है। काव्य की जो रचना करने का जो तरीका होता है वो रीति है। इस काल के कवियों ने इसी रीति का जो है वो पालन किया। कैसे रचना करते तो इसमें रीति की भी वो है, इसमें वीरता की भी है, इसमें श्रृंगार और प्रेम की भी जो है कविता है, इसमें जो है नैतिक काव्य से जुड़ी। तो ये कविता, इसमें प्रकृति से संबंधित भी बहुत सी जो है आपको मिल जाएंगी। इसमें जो है बहुत सा जो है आपको जो बहुत बड़ा साहित्य है वो मिल जाएगा कि अपने राजाओं का स्तुति परक जो है रचना है आपको। मतलब तरह तरह से ये 200 काल का जो साहित्य है इसमें बहुत विविधतापूर्ण जो है आपको कविता देखने को मिलेगी। इसलिए ये काल जो है वो काव्यत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसकी तरह तरह से आलोचना होती रही है कि भाई ये काल तो यथार्थवादी है, ये काल तो ऐसा है, इसमें जैसा देखा वैसा वर्णन किया गया है, इसमें कवित्व देखने को नहीं मिलता, ये तो यथार्थवादी कविता है, या यूं कह देते कि ये तो श्रृंगारिकता है, इसमें घोर श्रृंगारिकता है। पर ऐसा नहीं है। आप बताइए ना, मैं तो आपको बता रहा हूं, अगर इसमें सिर्फ श्रृंगारिकता है तो ये कहाँ है? ये भी तो है साथ में। पूरा नीति काव्य की पूरी परंपरा आपको देखने को मिलेगी। वृंद है, गिरधर है, घाघ है, भट्टरी है और दीनदयाल है, ये सब जो है बेताल है, सारे के सारे वही है जो कि नीति परक काव्य जो है लिख रहे हैं। इसी में आपको जो है वीरता परक भी रचना वो जो है देखने को मिल रही है। अभी मैंने कहा जिसमें कि आपका कोर्स में भूषण भी लगा है। भूषण है, जोधराज है, पद्माकर है, ये इस तरह के जो लोग हैं ये इसी परंपरा के हैं। श्रीधर हैं, बहुत हैं, 7-8 लोग इसी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। इसी में आपको जो है रीति काल में ही आपको जो है जहां एक और रीतिबद्ध कवि मिलेंगे वहां रीति मुक्त कवि हैं, जिन्हें कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर जो है कहा जाता है। उनमें जो है उनमें जो प्रेम है, स्वच्छंद प्रेम है, स्वच्छंद प्रेम की कविता है। इसमें कोई ऐसी श्रृंगारिकता पे आज तक किसी ने आक्षेप नहीं लगाया कि रीति मुक्त कवियों का काव्य जो है वो श्रृंगारिकता से जो है जुड़ा हुआ है और इसलिए ये कोई बढ़िया नहीं। इसी में आपके जो कवि हैं वो बोधा हैं, बोधा इसी से जुड़े हुए वो है। आपके जो इस पेपर में जो पढ़ाया जाएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें बोधा है। इसी तरह से इसमें जो है जो आपने सुना होगा, इसी में जो है दूसरे जो और कवि हैं, भूषण है, वो भी इसी में है। तो ये सारे के सारे एक जो है रीति काल के जो विविध संदर्भों से युक्त जो है जो कविता है वो इस पेपर में जो है देखने को मिलती है। इसमें लोग जो है उसको कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वृंद पर। आप देखेंगे कि जो वृंद है, वृंद का जन्म जो है लगभग जो है 1700 के आसपास जो है वो वृंद का जन्म हुआ था और वो वहां मेड़ता नामक स्थान पर उनका जो है जन्म हुआ था, 1700 में हुआ था और लगभग 1780 के करीब जो है
उनका जो है निधन हो गया था। लगभग 80 वर्ष जो जयपुर और जोधपुर के बीच में आप देखेंगे तो अब भी एक रियासत थी, उनको राजा राज सिंह ने उनको क्या कहते हैं, कविता पर, उनकी कविता पर प्रसन्न होकर के राजा राज सिंह ने उन्हें कई सौ गांव की जो जागीर थी वो जो है प्रदान कर दी थी। पहले ऐसे ही होते थे, कविता लिखी राजा राज सिंह पे और उन्होंने जो है सत्य स्वरूप रूपक, और उन्होंने उनको जो है पूर्व कई सौ गांव की जागीर दे दी। वो किशनगढ़ अब भी है, जयपुर और जोधपुर के बीच में जब आप जाएंगे, जयपुर और जोधपुर, तो दोनों के बीच में जो है ये किशनगढ़ अब भी पड़ता है। वही जगह, वो जगह वृंद जी को जो है राजा ने प्रसन्न होकर के कई सौ गांव की जागीर दे दी थी। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना, पुराना जमाना था वो, जैसे आप पढ़ते हैं पद्माकर को कहते हैं कि हर छंद पे उस समय में 1 लाख रुपए मिला करता था। इतने कई सौ साल पहले 1 लाख रुपया जो है मिलना, 300 साल पहले, 350 साल पहले एक छंद पर 1 लाख रुपया मिलना। इसी तरह से आप सुनते हैं कि बिहारी को हर दोहे पर जो है 1 असरफी इनाम मिला करती थी। एक दोहा सुनाया उसने राजा को और उससे 1 असरफी ले ली। ठीक इसी तरह से वृंद भी जो थे वो जो है एक जो है राज कवि थे, और उनकी कविता से प्रसन्न होकर के जयपुर और जोधपुर के बीच में उनको जो है किशनगढ़ रियासत जो थी वो उनको उपहार स्वरूप या दान में उनको जो है प्राप्त हो गई। कहने के लिए तो लोग ये कहते हैं कि अगर मान लो इनको लोग इसी रूप में जानते हैं कि ये एक नीतिकार कवि है। गुरुजी जी नमस्कार गुरुजी। जी सर टाइम टेबल में तो आज आपकी कोई क्लास नहीं थी सर। क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आया, बोलिए। सर आज जो एसओएल में जो टाइम टेबल है उसमें आपकी क्लास नहीं थी आज नहीं की क्लास। हाँ जी। कौन बोल रहे हो आप? एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर से बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए ना कि आप किस क्लास के हैं? एमए हिंदी एसओएल सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर की नहीं है, ये 4th सेमेस्टर की चल रही है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ देख के तो एंटर करो ना। नहीं सर, लिंक हमारे ग्रुप में आई है सेकंड सेमेस्टर वाले में। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे आ जाएगी। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है, तो इसलिए जो है जो रीतिकाल के कवियों में वृंद को नैतिक नीतिकार कवि के रूप में रखा गया है। नीतिकार कवि के रूप में रखने का कारण यह है कि इनकी जो बहुत चर्चित रचना है वो है नीति सत्सई। उसी को नाम दिया गया है वृंद विनोद सत्सई। वैसे ये आदमी जो है बहुत से लोगों के यहाँ रहे। वृंद जो है का जो जीवन था वो कुछ इस तरह का था कि इनको लोग ना बहुत पसंद करते थे। ये कवि होने के साथ साथ ना बहुत अच्छे टीचर थे। आपको आश्चर्य होगा, औरंगजेब जैसे बादशाह ने भी इनको अपने दरबार में रखा, अपने पोतों को भी शिक्षा देने के लिए, कि भाई इनको जो है शिक्षा देने के लिए। एक मिर्जा कादरी थे, वो भी इनको मांग करके लेकर के गए कि भाई मुझे भी इनकी जरूरत है, और उनकी पुत्री को इन्होंने जो है शिक्षा प्रदान की। श्रृंगार शिक्षा उनका, उसी को लेकर के इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इसी तरह से और बहुत से जो राजाश्रय हैं वो इनको प्राप्त होते रहे, पर इनका जो मूल रूप से जो उभर करके आया वो आया जो अपनी सत्सई के कारण ये बहुत विख्यात हुए। और उसका जो है गुरुमुखी में भी है, उसका अनुवाद जो है वो गुरुमुखी में भी जो है किया गया था। जब ये इधर गुरु गोविंद सिंह की तरफ गए थे अपनी यात्रा के दौरान, तो उसमें जो है उसका जो है अनुवाद भी करके उन्होंने जो है रखा हुआ, वो भी वहां अभी उपस्थित है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यद्यपि ये है नीतिकार कवि,
लेकिन नीतिकार कभी भी वो जो है कभी कभी जो है बहुत सी बातें अच्छी होते हुए भी वो अपने युग और परिस्थितियों से बचे हुए नहीं रहे। इसलिए इन्होंने बहुत से जो है ग्रंथ, जो बहुत से लगभग 6 इनकी रचनाएं जो है ऐसी हैं जिसमें 12 मासा है, नैन बत्तीसी है, भाव पंचाशिका है, श्रृंगार शिक्षा है, ये जो है पवन पच्चीसी है। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि उनके जो है नीति परक ग्रंथ हैं, श्रृंगार परक ग्रंथ हैं, जिसमें कि उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि रीतिकाल के कवियों की यह मजबूरी समझ लो, या आप कुछ भी कह दीजिए कि अपने युग की परिस्थितियों से व्यक्ति आंख मूंद करके नहीं रह सकता। आज जो कुछ हो रहा है, आज जो कुछ यहाँ घटित हो रहा है हमारे देश में, उससे हम आंखें मोड़ करके रह नहीं सकते। इसीलिए जो वृंद नीतिकार कवि होते हुए भी उस समय का कुछ वातावरण ऐसा था कि जैसे कि श्रृंगार को अगर आपने टच नहीं किया तो शायद जैसे कोई चीज रह गई, ऐसा लगता था जैसे कुछ कमी रह गई। इसलिए जाने में चाहे अनजाने में या किसी कारणवश ज्यादातर लोग ऐसे थे कि जिन्होंने की जो है श्रृंगार को अवश्य जो है टच किया, उसको जो है उन्होंने अवश्य जो है छुआ है। इसलिए जो है ये वृंद जो थे वो आमतौर पे इनको जो जाना जाता है वो यही जाना जाता है कि ये नीतिकार कवि है। पर अगर इनको देखा जाए तो नीति के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार का वर्णन भी अपनी रचनाओं में किया है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो इनकी जो है लगभग जो है 17-18 के करीब जो है इनकी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कि उन्होंने जो है अपना जो है जीवन के अनुभवों को चित्रित किया है। अब वृंद के जो से जुड़े हुए जो नीति सस्सई है वो असल में वृंद के जो जीवन के जो अनुभव हैं उनका जो है प्रमाण है। इंसान ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, अनेक लोगों के यहाँ इन्होंने जो है आश्रय ग्रहण किया, अलग अलग राजाओं के यहाँ राजकवि रहे, तो ये इनके अनेक यात्राएं की, कभी यहाँ जा कभी वहां जा, जीवन में वो जो है इनका संबंध समाज के हर वर्ग से था। जहां एक और इनका संबंध समाज के उच्च वर्ग से था यानी राजाओं वगैरह से था, वहीं दूसरी ओर इनका संबंध जो था वो निम्न घराने से भी था, समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनसे भी जुड़ा हुआ था। और यही कारण है कि वृंद की जो सस्सई है वो उनके अनुभवों के आधार पर जो प्रामाणिक उनके विचार हैं वो उसमें हमें मिलते हैं। आपने अनुभव किया और जो अनुभव किया उसके नैतिक दृष्टि से जो है उन्होंने लिखा। अगर जैसे मान लो, मैं उदाहरण के तौर पे ही कह रहा हूं कि अगर वो एक जगह वो लिखते हैं कि अगर एक ही वस्तु के 2 चाहने वाले होंगे तो क्या होगा, वो जो झगड़ा है वो अवश्य होगा, वो विवाद जो है वो अवश्य होगा। एक ही वस्तु के अगर कई चाहने वाले होते हैं तो उसमें जो है विवाद जो है वो अवश्य जो है वो होता है, झगड़ा अवश्य होता है। ऐसे उन्होंने देखा था, लिखा भी है उन्होंने सही में कि राजाओं के जो पुत्र हैं वो राज सिंहासन के लिए कैसे आपस में जो है वो लड़ते झगड़ते रहते। इसी चीज को उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है वो व्यक्त किया है। जो उनके नैतिक अनुभव हैं उन्हीं को उन्होंने उसमें जो है व्यक्त किया है। अब आता है कि वृंद के जो नैतिक आदर्श हैं वो क्या है। तो वृंद के नैतिक आदर्श का नैतिक का अर्थ है या नीति का जो अर्थ होता है वो है आगे ले जाने वाला।
जो काव्य, जो रचना, जो साहित्य हमें आगे ले जाने वाला होता है, वो जो है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आगे बढ़ाने वाला, आगे ले जाने वाला। वो हमारा जो है नीति साहित्य होता है या नीति काव्य होता है। वृंद की जब रचना को पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, अभी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो रचना है लगभग 712 या 13 के करीब उसमें कुल दोहे हैं। वैसे एक और बात है, अभी तक किसी ने ना इतनी वो नहीं लिखी है। यही एक आदमी है जिसने एक नहीं दो सत्सई लिखी है। अगर आप साहित्य में देखेंगे तो औरों की तो ज्यादातर बिहारी है, एक सत्सई लिख दी, 713 दोहे लिख दिए। यही एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने की एक साथ दो सत्सई लिखी हैं। एक ये नीति सत्सई या इसी को वृंद विनोद सत्सई कहा जाता है, और दूसरी जो है वो है यमक सत्सई। पूरी सत्सई में यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए पूरी रचना लिख डाली। 700 से ज्यादा दोहे यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए लिख दिए। यमक अलंकार अब कहाँ होगा? वही शब्द पुनि पुनि पर है अर्थ और सो यम का अलंकार है भेद अनेक कंठ। एक शब्द बार बार आए और उसका बार बार अर्थ बदलता चला जाए, वहां पर जो है यमक अलंकार होता है। अब इस यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए इन्होंने पूरी की पूरी एक सत्सई जो है वो लिख डाली। यानी वृंद एक ऐसे कवि हैं आपके सामने जिन्होंने एक नहीं दो सत्सइयां लिखी हैं। एक का संबंध नीति से है और दूसरी का में भी उन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए एक अन्य रचना को जो है जन्म दिया है। अगर आप देखेंगे, अगर किसी के उस पर विचार करना हो नैतिक आदर्श पर, तो नैतिक आदर्श अगर वृंद के हैं तो उसमें सबसे पहले आता है वैयक्तिक नीति। वैयक्तिक नीति पर विचार करते हैं। वैयक्तिक नीति का मतलब है व्यक्ति से संबंधित। वृंद जो है वो व्यक्ति से संबंधित जो है बहुत से विचार जो है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा काम ठीक है, कौन सी उसको जो है अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, वो इसमें जो है बाकायदा जो है व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कि जो शक्ति के प्रयोग के स्थान पर वाणी का प्रयोग, वाणी को वो बहुत महत्व देते हैं। वो बलवान व्यक्ति जो है वो अपना काम बना लेता है। व्यक्ति को जो है विधाता भी दुर्बल घातक दिखाई पड़ता है। मनुष्य तो मनुष्य विधाता को भी दुर्बल और घातक दिखे। आदमी को वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको मधुर भाषी होना चाहिए, ऐसा उसको बोलना चाहिए जिससे कि जो है व्यक्ति को अच्छा लगे। वो कहते हैं कि भाई जो ताकतवर है व्यक्ति को समझा रहे हैं। वैयक्तिक नीति माने व्यक्ति को समझा रहे हैं। व्यक्ति को समझाते हुए कह रहे हैं जोरावर की होत है सबके सिर पर राह, हरि रुकमणी हर ले गए देखत रहे सिपाही। कि जो शक्तिशाली होता है, समाज में भी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसी का जो है वो चलता है। पुराना नियम है ये, जो समाज में पुराने समय से जो है ये मान्यता जो है वो रही है कि जो शक्तिशाली होता है वो तो सबके सिर पर से जो है राह बना लेता, मैं तो इधर से निकल करके जाऊंगा, रोक लो रोक सकते हो। इसलिए पुरानी उसमें कहा जाता था कविता में, हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे ना। बेशक कितने भी साधन है आपके पास, अगर आप जो है खुद शक्तिशाली नहीं है तो फिर जो है वो जो है कोई आप जो है पार नहीं पा सकते। इसके अतिरिक्त भी वो जो है व्यक्ति को नैतिक उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्य वचन, मधुर भाषण,
प्रतिज्ञा पालन, अवसरोचित कथन, और झूठ भी जो है जो बोलो वो भी सत्यवत बोलो। अगर आपको झूठ बोलना भी है तो सत्यवत जो है झूठ बोलना चाहिए। लेकिन झूठ कितना होना चाहिए? झूठ बोलना पड़ सकता है ना आदमी को। तो कैसे ये कहते हैं, झूठ बिना फीकी लगे अधिक झूठ दुख भौन, झूठ तितौही बोलिए जो आटे में लो। कि बिना झूठ के ना चीजों में जो है वो फीकी लगती है। थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा करके आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा। आटे में जो कहा जाता है ना, आटे में नमक, और अगर नमक में ही आटा डालो तो ये चीज जो है उसको वो कहते हैं कि नहीं, आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन कितना बोल सकते हैं, जैसे कि जो है जो आटे में जो है नमक है। झूठ तितौही बोलिए जो आटे में लौंग। आप जो आटे में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप ये चाहें कि नमक में ही आटा जो है वो करें तो वो जो है वो चल नहीं सकता है, वो जो है स्वीकार जो है वो नहीं होगा। यही संसार का जो है वो जो है नियम है। इसी तरह से जो वो कहते हैं कि भाई आदमी को अपने बुद्धि बल और शत्रु से निर्भयता आदि के विषय में भी वो कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु की भक्ति करे, विद्या का अभ्यास करे। विद्या और बुद्धि और उद्यम के योग से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि विद्या गुरु की भक्ति सो कह कीने अभ्यास, शील द्रोण के बिन कहे सीखो बाण विलास। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो विद्या और गुरु, ये गुरु की भक्ति के बिना जो है वो जो है नहीं आते हैं। विद्या गुरु की भक्ति सो कह कीने अभ्यास, और गुरु की भक्ति से विद्या आती है। आप ऐसा नहीं है ये कि ये जो कह रहे हैं ये अनुभव सिद्ध नहीं है, ये अनुभव सिद्ध है कि गुरु की भक्ति से ही विद्या आती है। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, वो कौन से बड़े ज्ञानी थे, और अपने गुरु के संरक्षण में जाने के लिए उन्होंने इतना भरसक प्रयत्न किया कि अपने गुरु के रास्ते में वो लेट गए, और जाकर के जब सुबह 4 बजे वो नहाने जा रहे थे तो उनका पैर जब पड़ा तो रामानंद जी का, तो वो जो है उन्होंने कहा कि अरे कौन, कि मैं कबीर हूं। तब उन्होंने अपने शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किया। और आज आप देख रहे हैं कि गुरु के प्रताप से एक अनपढ़ आदमी इतना लिख गया कि आप और हम उसे पढ़ और पढ़ा रहे हैं। तो गुरु के प्रताप से भी जो है वो होता है। शील द्रोण गुण बिन कहे सीखो बाण विलास। जैसे कि आपने देखा है, महाभारत में भी देखा था, जो कि बिना द्रोणाचार्य के ही जो है उनका जो शिष्य है वो जो है बाण चलाना जो है वो सीख लेता है कि ऐसे करूं, कि हाँ ऐसे ही करूं। तो इसलिए जो है ये कहते हैं कि जो गुरु है उससे भी जो है आपको जो है शिक्षा मिलेगी, उसकी भक्ति से भी आपको ज्ञान जो है वो मिलेगा। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि जाको बुद्धिबल होत है ताहि ने रिपु को त्रास, घन बूंदे कह कर सके सिर पर छतना जास। अब ये कह रहे हैं कि भाई जाको बुद्धिबल होत है ताऊ ने रिपु की त्रास। जिसके पास बुद्धिबल होता है उसे किसी का भी बुद्धिबल होता है तो उसे किसी का भी जो है शत्रु का जो है डर जो है वो नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे घन बूंदे कह कर सके, अगर बादलों की बूंद कोई बूंद पड़ रही है, सिर पर छत ना जास, जिसके सिर पर छत है उसकी कोई बूंद गिरने पर वो क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर बुद्धि बल होता है तो उसको जो है शत्रु से डरने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। आपने खरगोश की और शेर की कहानी सुनी होगी ना, कि महाराज की देर कैसे हो गई,
कि महाराज क्या बताऊं, ये जो है शेर ने मुझे जो है वो कर लिया, इसलिए जो है रास्ते में मिल गया, और उसने जाकर के कुएं में उसको दिखा करके और अपनी बुद्धि के बल पर जो है वो कुएं में जो है शेर को गिरा दिया। तो अगर मान लो बुद्धि बल है तो फिर किसी से, क्योंकि बुद्धि से बहुत से काम जो है वो सरल हो जाते हैं। इस तरह से वृंद जी वैयक्तिक नीति के बारे में व्यक्ति को समझाते हुए ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति के पास जो है ये अगर उसमें विचार होंगे, उसकी ऐसी सोच होगी, तो वो जीवन में जो है सफल हो सकेगा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगा। नैतिक आदर्श पर बात करते हुए एक और उनसे जुड़ी हुई बात आती है, वो है पारिवारिक नीति। आप जानते हैं परिवार में जो है सभी तरह के पारिवारिक नीति भी एक है, समाज है, समाज में परिवार है, और परिवार में जो है सभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब जो है उसमें जो है हुआ करती है। हर परिवार में जो है कुछ ना कुछ जो है वो होता है, लेकिन संगठित परिवार, जो परिवार संगठित होते हैं वो वही होते हैं कि जिनके की परिवार में एक व्यक्ति की चलेगी। अगर परिवार में सब लोग अपनी अपनी बात करने लग जाए तो परिवार चलेगा कैसे? परिवार तो नहीं चल सकता। सब अपनी अपनी मर्जी से करने लग जाएंगे तो वो परिवार जो है वो चल नहीं पाएगा, और इसीलिए जो है वो परिवार जो है खिन्न भिन्न हो जाएगा। इस पर वो उन्होंने बहुत से परिवार देखे मुगल साम्राज्य में, वो रोज देख रहे थे कि भाई जो है ये क्या हो रहा है, देखो रोज लड़ रहे हैं, रोज झगड़ रहे हैं, एक दूसरे भाई भाई को मार रहा है, ये कर रहा है, एक दूसरे से सत्ता हथियाने में जो है वो लगे हुए हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो जो है परिवार है, अगर सब अपनी अपनी चलाएंगे तो फिर उसमें जो है वो जो है वो रह नहीं जाएगा। वो कहते हैं क्या कि भाई परिवार का एक अच्छे परिवार के लिए क्या एक नैतिक आदर्श क्या है कि सभी कुल में होत है एक एक सरदार, गज ऐरावत सुर सुरिंद तरवर में मंदार। हर कुल में, हर समाज में जो हर कुल में एक एक सरदार होता है, होना भी चाहिए। अगर हर परिवार में एक एक जो है वो होता है, मुखिया होता है, अगर सारे हो जाएं तो तब नहीं चलेगा। फिर वो अपनी बात को कह रहे हैं कि जैसे अगर हाथी हैं तो हाथियों में जो है सबसे श्रेष्ठ क्या है? ऐरावत हाथी है, सुर सुरेंद्र और देवताओं में इंद्र है, और तरवर में मंदार। जिस तरह से इन सब जातियों में, इन सब लोगों में एक एक सरदार है, उसी तरह से जो है वो कह रहे हैं कि हर जो है उसमें एक एक जो है वो जो है सरदार जो है वो होता है। हर कुल में एक एक व्यक्ति जो होगा वो जो है उसका अगर वो मालिक होगा या उसका मुखिया होगा तभी उस परिवार की जो है रक्षा हो सकती है, अन्यथा वह परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा, खिंड भिंड हो जाएगा। तो वृंद जी ये कहते हैं कि भाई आपको परिवार को संगठित अगर रखना है तो आपको वो करना पड़ेगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि भाई परिवार है, उन्होंने अपने जीवन में देखा, आज भी देखेंगे आप, ये सब लोग जो है लगे रहते हैं कि भाई अपने 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 बच्चे को वो करने में, संगठित करने में लगे रहते हैं, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगते हैं। उसी को वो कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत जो है कपूत है तो उसके लिए, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र जो है वो सपूत है, दोनों ही स्थितियों में जो है वो जरूरत नहीं होती है। अगर कपूत है तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा, उसके लिए भी कोई संचय करने की जरूरत नहीं है, जब वो नष्ट ही कर देगा तो। और अगर वो सपूत है तो उसके लिए भी संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो भी उसको जो है वो नष्ट कर देगा। इसी तरह से वो जो नीतिकार जो वृंद हैं वो एक अन्य नीति पर बात करते हुए कहते हैं कि सामाजिक नीति। सामाजिक नीति में जो है वो कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है जिस समाज में जो व्यक्ति रहता है
उस समाज में वो बहुत से लोगों से मिलता है, सज्जन दुर्जन, छोटे बड़े, सुसंग कुसंग, विद्वान मूर्ख, स्वामी सेवक, भलाई बुराई, भाग्य सुख दुख, ये सब शत्रु मित्र, साच झूठ, सब जो है वो जो है उस परिवार में जो है वो आपको समाज में जो है इन सब लोगों पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप इन सब लोगों से जुड़ते रहते हैं समाज में कि भाई छोटे बड़े, अब वो कहते हैं कि भाई अगर मान लो आप ये सज्जन दुर्जन, सज्जन और दुर्जन कि अगर आप जो है किसी सज्जन पुरुष के साथ रहेंगे तो उसका जो है अलग प्रभाव होगा। जैसे कि अगर मान लो क्या कहते हैं चंदन का पेड़ है, अगर उस पर जो है सर्प भी लिपटे रहते हैं तो क्या जो चंदन है उसका गुण समाप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए जो है अगर मान लो अपने अंदर जो है वो है तो वो है। हर समाज में छोटे बड़े, अब वो कहते हैं कि किसी को कमजोर या दुर्बल समझ के किसी से वैर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो ये कमजोर है तो इसमें क्यों, क्योंकि कमजोर व्यक्ति से वैर करने पर दोनों तरह के नुकसान होते हैं। अगर आप जीत गए तो हर आदमी ये कहेगा कि ये ऐसी जीत का क्या लाभ है, ये तो बिल्कुल व्यर्थ है। और अगर आप हार गए तो वैसे अपमान हो जाएगा कि देखो इससे भी जो है ये हार गए। विद्वान और मूर्ख सभी समाज में होते हैं, विद्वान भी हैं और मूर्ख भी हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को अगर मान लो मूर्ख है, उस व्यक्ति मूर्ख को पोथी दे बाचन को गुणगात, मूर्ख व्यक्ति को जो है पोथी दे दी पढ़ने के लिए कि लो इसे पढ़ो। जब वो मूर्ख है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो देने से जो है कोई लाभ जो है वो नहीं होता है। इसीलिए जो है वो कहते हैं कि भाई जो मित्र और शत्रु है, शत्रु और मित्र की जो है वो पहचान कर लेनी चाहिए, तभी जो है वो उसके विरुद्ध जो है वो कार्य करना चाहिए या युद्ध करना चाहिए। सज्जन और दुर्जन, वो कहते हैं कि सज्जन के साथ रहने और दुर्जन के साथ रहने से क्या होगा। सज्जन बचन दुर्जन बचन अंतर बहुत लखाए, वे सबको नीकी लगे वे काहू ने सुहाए। सज्जन व्यक्ति के वचन सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो है वो किसी को नहीं अच्छा लगता। वे सबको, सज्जन व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है, उनसे सब लोग दूर दूर जो है बट करके रहते हैं। इसलिए समाज में वो कहते हैं कि सज्जनता, सज्जन लोगों के साथ जो है व्यक्ति को रहना चाहिए, ऐसा वो आदर्श एक स्थापित आपके सामने कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं सुसंग और कुसंग, हो तो सुसंगति सहज सुख, दुख कुसंग के थान, गंधी और लोहार की देखे बैठ दुखान। अच्छी संगत में अगर आप रहेंगे तो उससे जो है आपको सुख की प्राप्ति होगी, और अगर बुरी संगत में आप ये रहेंगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। अगर आप जो है सुगंध वाले गंधी सुगंध की दुकान पर बैठेंगे, जो इत्र वगैरह बेच रहा है, बिहारी ने भी इसकी चर्चा की है, जो इत्र वगैरह बेच रहा है, अगर आप उसके पास बैठेंगे, उसकी दुकान पर बैठेंगे तो क्या होगा, आप में से आपका हाथ लगेगा, कपड़े कहीं लगेंगे तो आपके में से इत्र की खुशबू आएगी। और अगर आप लोहार की दुकान पर बैठेंगे तो आपका जो है क्या होगा, आपके जो क्या कहते हैं जो शरीर है, आपके जो वस्त्र हैं, उनमें से जो है क्या होगा, उसमें से आपके में कालापन लग जाएगा, क्योंकि लोहार का काम तो लोहे का होता है, वो काले पीले सब आपके कपड़े भी जो है वो काले हो जाएंगे। तो कहने का क्या कहना चाह रहे हैं, कहना वो यही चाह रहे हैं, आपको ये उपदेश देना चाह रहे हैं कि आप जिस समाज में रहते हैं उसमें अच्छाई और बुराई दोनों पलती हैं, लेकिन अगर आप अच्छी संगति में बैठेंगे तो उसका
जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा, और बुरी संगति में बैठेंगे तो उसका परिणाम जो है वो बुरा होगा। ये वो कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से उनकी नैतिक विचारों को उन्होंने, यही मापदंड है नैतिक विचारों के। इसी तरह से उनके नैतिक विचारों को समझने के लिए हम ये उनके आर्थिक नीति, उनके एक जो नैतिक विचार है वो आर्थिक नीति के संबंध में भी है। वो कहते हैं कि भाई लक्ष्मी जो है धन का महत्व बताते हैं कि जीवन में धन का महत्व बहुत है। वैसे भी ना आप जिंदगी में देखेंगे तो धन का महत्व होता है। हालांकि सब लोग ये कहते हैं कि धन का ना कोई महत्व कुछ नहीं है, ये तो आनी जानी चीज है, ये कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, चंचल है, सब कुछ है, सब कुछ है। पर फिर भी जो व्यवहार में देखते हैं ना, वो यही देखते हैं कि भगवान तो नहीं है धन, लेकिन भगवान के बाद जो है उसी का नंबर आता है। कहने के लिए ना बहुत सी बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, सिद्धांत रूप में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहार में अगर नहीं है तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आज हालांकि ये जरूर ये कहते हैं कि धन संचय के ही काम को, धन संचय करना बेकार होता है, कुछ नहीं, खाओ खर्च लो, सब खर्च वर्च कर लो, क्योंकि सब बेकार हो जाता। पर व्यवहारिकता में वो अच्छी बात है, किताब है, कह रहे हैं, हमें कहना है, पर व्यवहार में जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई जो धन है उसका भी महत्व होता है। लक्ष्मी की चंचलता, इसीलिए वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जो है वो जो है बड़ी चंचल होती है, आज आपके पास है कल दूसरे के पास हो जाएगी। वो बार बार कह रहे हैं दान देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति को जो है चाहिए कि जितना खर्च वर्च कर आ ले उसके बाद जो है वो दान करे। और संतोष, वो जो है मन में जो है संतोष रखना चाहिए व्यक्ति को कि भाई जो है उसी में जो है। और कृपणता पूर्वक धन संग्रह की बुराई करते, कंजूस होकर के धन इकट्ठा करना वो अच्छा जो है वो नहीं बताते हैं। लेकिन बात तो सही है, उनके टाइम में हो गया, लेकिन धन संचय करने का वैसे वायदे पे और क्या वो हो सकता है अगर आप कंजूसी नहीं करेंगे? कैसे हो जाएगा? अपने आप तो चल के नहीं आएगा। अच्छी बात है, किताब में लिखी हुई है, उनके समय में व्यवहारिक होगी। जब कई सौ गांव की जागीर फ्री में मिल गई और एक छंद पे लाखों रुपए मिल रहा है तो उनके लिए तो ठीक है, आ रहा है। लेकिन जो लोग आज की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो जो लोग कर रहे हैं, अगर वो संचय नहीं करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, तो फिर कैसे धन संचय होगा? उसके लिए जो है बहुत सी बातें इनके समय के हिसाब से सही है, लेकिन जो है वो जो है आज के व्यवहारिक दृष्टि से अगर आप सोचें तो वो कई बार खरी भी मुझे नहीं लग रही है। कि नहीं करेगा तो क्या होगा, कहां से करेगा कोई? तो इसलिए जो है वो जो है कुछ चीजें समय के अनुसार जो हमारे नैतिक मानदंड होते हैं वो भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है उसके अनुसार जो है चीजें हमेशा बदलती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वभौमिक सार्वकालिक होती हैं और सार्वदेशिक होती हैं, लेकिन कुछ चीजें परिवर्तन के साथ जो है वो बदल जाती है। अब सिद्धांत रूप में ये जरूर ये कह रहे हैं कि भाई धन संचय के ही काम को, खाओ खर्च हरि प्रीत, बंधो गदीलो कूप जल कढ़े बढ़े इति रीत। अब ये कह रहे हैं कि ये अपनी बात कह रहे हैं कि भाई धन संचय के ही काम को, धन का संचय जो है वो करना जो है बेकार है। खाओ खर्च हरि प्रीत, उसको खाओ, खा पी करके जो है खर्च करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो बच जाए तो उसे भगवान के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर की भक्ति में जो है खर्च कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं आप, जो है जमा करते रहते हैं, बंधो गदी लो कूप जल,
उसकी स्थिति को कह रहे हैं, अगर आप जो है जमा करते रहते हैं, उसे रखते रहते हैं, तो उसकी स्थिति जो है कुएं के जल की तरह से हो जाती है। वो गदीलो माने गंदा हो जाता है। कैसे गंदा हो जाता है? कढ़े बढ़े ही रीत। कुएं का जो पानी है, अगर आप उसका खींचेंगे नहीं तो वो कुएं, अब तो कुएं है ही नहीं, लेकिन उनके जमाने में वो कह रहे हैं कि अगर कुएं का पानी जो खिंचता रहता है, उसमें से पानी पीते रहते हैं, निकलता रहता है, और वो जो होता है तो उसमें से नीचे से नया जल आता रहता है। अगर आप उसको खर्च ही नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो है वो पानी जो है वो गदीला हो जाता है और उसका जो है उपयोग जो है वो नहीं रहता है। फिर भी जो है वो इसके अलावा भी वो बात कहते, वीरेंद्र जी कहते हैं कि जासो निवह जीविका करिए सो अभ्यास, वेश्या पाले सील तो कैसे पूरे आस। अब वो अर्थ नीति पर बात करते हुए, ये इनकी सबसे अलग बात है। ये ऐसी बात जो है लोग कहते नहीं है जनरली, पर इन्होंने कही है ये कि भाई कि अगर मान लो जासो निवह, आपको जिंदगी चलानी है ना, बहुत व्यवहारिक बात है कि जिससे भी जासो निवह जीविका करिए सो अभ्यास, जिससे भी जो है जीविका जो है वो पूरी होती हो, वो हमें अभ्यास करना चाहिए। उसका हमें जो है मतलब उसका पालन करना, अभ्यास मतलब पालन करना चाहिए। क्या पालन करना चाहिए? कि वेश्या पाले सील तो कैसे पूरे आस, जिससे जीविका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे भी हो, जिससे भी जीविका चलती हो वही अभ्यास। और इसलिए वो वेश्या पाले शील, तो अगर ये वेश्या कहे कि नहीं मैं तो बहुत शीलवंती हूं, फिर कैसे उसका गुजारा चलेगा? कैसे उसके जो है जीवनचर्या जो है वो जो है चल पाएगी? कैसे उसका जीवन जो है वो कटेगा? कौन उसको खाने को देगा? तो इसलिए ये कहते हैं कि जैसे भी हो गुजारा कर, जिंदगी चलाने के लिए जो भी काम करना पड़ता है वो ठीक है। जिससे भी निवेद जीविका जिससे चल जाए वही जो है वो उपयुक्त हुआ करती है। उसको मतलब उसका पालन करना चाहिए या उसका पालन करते हैं। जैसे कि वो वेश्या के, जबकि गलत है ये, पर वो कह रहे कि भाई करे क्या आदमी, अगर उससे भी गुजारा चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर वो ये सोच ले कि सील मैं तो नहीं ऐसे करूंगी ये काम, तो फिर जीवन तो नहीं चलेगा, जीवन रह ही नहीं सकता है। ये वृंद ने जो है औरों से हट करके बात कही है। ये बात किसी ने नहीं कही अभी तक, इतने लोगों ने काम किया है पर किसी ने ये जो है इस तरह की जो है बात जो है वो नहीं कही है कि आप जो है ये काम भी कर सकते हैं कि वो आप झूठ भी बोल सकते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, पर वो कहते कि नहीं बोलना पड़ जाता है कभी कभी। पर कैसे बोलोगे? आटे में नमक के बराबर। ये थोड़ी सी चीजें जो है उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर वो जो है उनको तोल करके कहा है कि वो ठीक है। इसी तरह से एक और जो है बात आती है कि भाई धार्मिक नीति, धर्म, ईश्वर, देवता आदि से संबंधित अनेक उदाहरण उन्होंने दिए। इनके समय में भी लोग जो है ये मानते थे कि भाई जो धन जो है वो हमेशा जो है तो ईश्वर की उपासना जो है करनी चाहिए। अगर आदमी ईश्वर की उपासना करता है तो ईश्वर की उपासना करने से क्या होता है कि जैसे कि एक ही ईश्वर के नाम लेने से जो है मनुष्य की सारी बाधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं। जपत एक हरि नाम ते पातक कोटि विलाय। एक हरि का नाम लेने से करोड़ों जो है जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। हरि का एक नाम अगर आप लेते हो तो आपके जो है आपके जो पाप है, करोड़ों पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे कि जो है
क्या होता है कि एक है कनिका आग का, एक आग का एक कण वो है बड़े से बड़े जो है वो घास के ढेर को वो जला करके राख कर सकता है। ऐसे ही जो है बहुत से जो वो हैं वो जो है वो जो आपके पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम जपत एक हरिना, एक ईश्वर का नाम जपने मात्र से जो है आपके बहुत से जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो जो है आपके दूर हो जाएंगे। ईश्वर के नाम में ये शक्ति है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक नीति, राजनीतिक नीति का मतलब है कि वृंद जो है दरबार में रहते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे, दरबार में उनका एक अच्छा आदर था, शिक्षक का आदर था, लेकिन वो वहाँ की दरबार के रीति नीति से अच्छी तरह से जो है परिचित थे। वो वहाँ के जो है जीवन को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने राजाओं के जीवन को बहुत नजदीक से देखा था और वो देखते थे कि भाई जो राजनीति है वो ये कहती है कि बुद्धि बल छल बल समय विचार के हरिहरिये अन्यास कियो अकेले द्रोण सुत निष्पांडव कुल नाश। राजनीति ये कहती है कि भाई अकेले जो है छल बल समय विचार के लोग जो है इस बात को ज्यादा समझते हैं कि भाई जो राजनीति में जो विजय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, पराजय नहीं, विजय महत्वपूर्ण है। अब वो विजय कैसे प्राप्त की गई इससे कोई लेना नहीं। आप पास हुए अच्छी बात है, कैसे हुए इसका इतना मूल्य नहीं है। इसी तरह से ये छल बल समय विचार के हरिये अन्यास, छल बल के साथ हो कैसे साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीतियां होती हैं, उनका पालन करते हुए जो है व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए, वो विजय प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहले विजय ज्यादा जरूरी है। क्यों अकेले द्रोण सुत, क्यों अब अकेले द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने पांडव के कुल का नाश कर दिया, सोते हुए को ही जो है वो मार दिया। ये जो वो कह रहे हैं कि असल में विजय जो है राजनीति में जो है विजय ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कैसे प्राप्त की गई इसका इतना जो है मूल्य नहीं होता। ये रोज जब दरबार में वो देख रहे थे और वो महसूस कर रहे थे कि भैया लोग जो है कैसे गलत काम करते हैं और चाहते हैं कि भाई विजय प्राप्त हो जाए कैसे। इसी तरह से वो कहते हैं कि भाई शत्रु है उसको जो है जीत लेना चाहिए। जाको बुद्धिबल होत है ताऊ ने रिपको त्रास, ताको अरिका कर सके जाको जतन उपाय। जिसके पास बहुत से जाको बुद्धिबल होते हैं, जिसके पास पहले भी आया था ये मैंने बताया था आपको, जिसके पास बुद्धि बल होता है उसका शत्रु भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। बुद्धि बल बहुत आवश्यक है। कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, शत्रु भी उसका जो है कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास अनेक तरह के जतन है, ये ऐसे करेगा तो वो ऐसे कर देगा, ऐसे करोगे बुद्धि के बल पर वो किसी को भी जो है वो पराजित कर सकता है। एक बात और वो कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में देखा होगा राजनीतिक जीवन में कि भाई निवल जान कीजिए नहीं कबू न बैर विवाद, जीते कछ शोभा नहीं हारे निंदावाद। अभी जो पहले भी मैंने बताया था जब मैं कह रहा था कि व्यक्ति को या जो राजनीतिक जीवन में या बड़े लोग जो होते हैं उनके जीवन में कि भाई व्यक्ति को निवल जान करके किसी से वैर नहीं करना चाहिए। आप कमजोर के साथ वैर करेंगे तो क्या होगा, ना तो जीतने पर आपकी शोभा होगी और ना ही जो है वो हारने पर आपकी जो है वो शोभा होगी। दोनों ही स्थितियों में जो है आपकी जो है वो
निंदा ही निंदा होगी। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि उन्होंने राजनीतिक जीवन जो है वो देखा था कि जो राजाओं का जो जीवन होता है वो जो है बहुत ही कठिन होता है। देखने में तो ये जरूर लगता है कि भाई राजा है, उनका जीवन बड़ा अच्छा है, बड़ा ऐश्वर्य से पूर्ण है, जब वो है, पर वो कहते हैं, वृंद ने ये देखा होगा और उन्होंने लिखा है कि राजाओं को जो जीवन होता है वो जो है वो कैसा होता है, सर्पणी के चुंबन के समान जो है वो बहुत ही जो है कठिन होता है। जैसे कोई सर्पणी का चुंबन करे वो जैसे कठिन है, वैसे ही राजाओं का जो जीवन है वो भी बहुत कठिन होता है। उसको सरल जो है वो नहीं जो है समझना चाहिए। अब अगर आप इस नीति सत्सई को जो है वो देखते हैं, आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कई बार वो ऐसे भी पूछ सकता है कि नीति सत्सई की विशेषताएं बताइए। तो ये तो आपने बता दिया कि भाई हम उसका नीति सत्सई को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये नैतिक आदर्श देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद और क्या ऐसी चीज है जो आपको जो है लगता है कि भाई उसमें ये बातें जो है महत्वपूर्ण है, अलग से कोट करने लायक है और रेखांकित करने लायक है, तो वो है नीति की प्रचुरता। पूरी की पूरी जो है आप कह सकते हैं कि नीति सत्सई में हमें नीति की प्रचुरता देखने को मिलती। प्रचुरता मतलब बहुतायत, नाम ही उसका नीति सत्सई है। तो जब उसका नाम ही नीति सत्सई है तो उसमें सारी की सारी बातें जो है वो नीति से जो है जुड़ी हुई है। उसमें जो है सारी की सारी जो उदाहरण है, सारे के सारे दोहे जो है वो सारे के सारे नीति परक है। जामे हित सो कीजिए को कहे हजार, छल बल साध विजय करी पारत भारतवार। छल बल समय विचार, जो जामे हित को आपको समझा रहे हैं व्यक्ति को, ये तुमने ये नहीं करा, ऐसे कर लो, वो कर लो, किसी के कहने में जो है वो नहीं आना चाहिए। और जामे हित सो कीजिए, इंसान का सबसे पहले व्यक्ति को अपना हित देखना है, अपने बारे में सोचिए पहले। वो कह रहे हैं कि भाई जिसमें आपका हित हो वो आप जो है वो कीजिए। और इसके लिए आपको अगर छल बल, अर्जुन की तरह से अगर छल बल का भी प्रयोग करना पड़े तो आप जो है उसका प्रयोग कर लीजिए, लेकिन वो जो है कीजिए वो जिसमें आपका हित छिपा हुआ। सुंदर दृष्टांत, वो अगर नीति सत्सई की दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है सुंदर दृष्टांत। व्यक्ति ने इन्होंने अपनी बात को, सुंदर नैतिक विचारों को जो व्यक्त किया है उसको पुष्ट करने के लिए सुंदर दृष्टांत दिए हैं। सुंदर दृष्टांतों का उन्होंने जो है पालन किया है। वो ये दृष्टांत वो जो है पुराणों से, इतिहास से, रामायण महाभारत से, सभी जगह से देते हैं। अपनी नीति की बात को पुष्ट करने के लिए वो सब जगह से उदाहरण देते हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कहीं से भी। और जगह जगह आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अर्जुन का, कृष्ण का, युधिष्ठिर का, नल का, कीचक का, राम का, विभीषण का, सुदामा आदि का, सबके दृष्टांत दिए हुए हैं कि कैसे अपनी बात, नैतिक बात कहते हैं और फिर उनके उस पर जो है वो जो है उसके आधार पर वो अपनी बात कहते हैं। नल है, मान लो नल जुआ खेले होता है, जो है सबका जो है कुल जो है वो नष्ट हो जाता है। अगर मान लो आप जुआ खेलते हैं तो सारा का सारा जो है वो हो जाता है। कैसे? जैसे कि पांडवों ने, आपके युधिष्ठिर ने पूरे के पूरे पांडव कुल को नष्ट कर दिया, उसका सारा अपमान करा दिया जुआ खेलने से, ये होता है।
इसलिए वो अपनी बातों को वो प्रमाण पुष्ट करते हैं कि भाई वो चाहे इतिहास है, चाहे पुराण है, चाहे कुछ भी है, वो उसी हिसाब से जो है वो उसको कह करके खत्म कर रहे हैं। बड़े विपता में हु करे भले बिराने काम, किए विराट काम तन की विजय अर्जुन करि संग्राम। राजा विराट के यहाँ जब वो रह रहे थे गुप्तवास में, तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो है बड़े विपदा में हु करे भले बिराने काम, जो बिराने माने दूसरे के, जो विपत्ति में दूसरे के काम आता है उसको भी जो है कि काम आना चाहिए। विपत्ति हो और कोई दूसरे के काम आना पड़े तो आना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि जैसे कि अर्जुन ने विराट के यहाँ रहते हुए उनका नमक खाया था और उसे अदा करने के लिए उन्होंने किया। तो ये अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो जो है दृष्टांत भी दिए हैं उन्होंने। हर उसमें तो दिए दोहे में, हर दोहे में पहले वो नैतिक बात कहते हैं, आपके नैतिक आधार को व्यक्त करते हैं, फिर उसको प्रमाणित करने के लिए जो है दृष्टांत देते। तो पूरी की पूरी सत्सई में जो है सुंदर जो है वो दृष्टांत जो है देखने को मिलते हैं। फिर वो कहते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। उनके पास जो दृष्टि है, किसी भी चीज को देखने की जो दृष्टि है उनके पास, वो बहुत सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि है। हर चीज, क्योंकि उनका उसका कारण है कि उनका लंबा 80 वर्ष का जीवन अनुभव था, तरह तरह के लोगों से मिले, तरह तरह के समाजों में रहे, इसलिए उन्होंने जो अपने अनुभव जो व्यक्त किए हैं उसमें उनकी नजर की जो बारीकी है कि कितनी बारीकी से वो उसको जो है देख रहे हैं, कितनी बारीकी से वो उसको उसकी जो है परख कर रहे हैं, ये उनके दृष्टांतों से, उनके नैतिक विचारों से जो है समझ में आ जाता है। तो सत्सई उनके सूक्ष्म निरीक्षण का जो है प्रमाण है कि उनकी जो निरीक्षण दृष्टि है, परखने की दृष्टि है, समझने की दृष्टि है, वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। पिए के बिछरे बिरह बस मन ने कहूं ठहरात, धरत गिरत बीचहि फिरत पयो भंगूरे पात। अब वो कह रहे हैं कि पिए से बिछड़े हुए मन को जो है वो कहीं भी जो है ठहरता नहीं है। प्रेम की बात कह रहे हैं कि जो प्रेम करने वाले होते हैं वो अपने प्रिय से बिछड़ने के बाद जो है कहीं भी चैन नहीं, यहाँ वहां कहीं चैन नहीं पड़ेगा, उनकी हालत एक जैसी रहती है। कैसे रहती है? अब वो दे रहे हैं आपको दृष्टांत दे रहे हैं। धरत गिरत बीच ही परत, जैसे धरती पर गिरने के बाद कोई भी चीज, कोई भी वस्तु पर भंगूरे पात, बीच में भंगूरा होता है, वो जो बवंडर कहते हैं ना, वो आ गया गोल गोल जो घूमता रहता है, वो है। उसके बीच में जो भी चीज आएगी वो उसी में जो है घूमती रहेगी, उसी में जो है चक्कर काटती रहेगी। ठीक इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है वो इस तरह से अगर वो रहता है पिए से बिछड़ करके, उसकी हालत जो है भंगूरे के पत्ते जैसी हो जाती है, उसे कहीं भी चैन जो है वो नहीं पड़ता, कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, घूमता रहेगा पर चैन नहीं पड़ेगी। रूढ़ियों और लोकोक्तियों का प्रयोग, उन्होंने जो है बहुत सी रूढ़ियों का, कहावतों का प्रयोग किया है। जो बहुत सी कहावतें जो चलती चली आ रही हैं, तो वो उनका जो है प्रयोग उन्होंने किया है। आज जो रूढ़ी बन गई है वो हमारे समाज का अंग बन जाती है। जो एक समय में धीरे धीरे कहावतें थी, अब वो रूढ़ी हो गई है, किसी के भी संदर्भ में वो बात कही जा सकती है। तो इसमें बहुत सी ऐसी बातों की चर्चा है, बहुत सी ऐसी कहावतें, बहुत सी ऐसी रूढ़ियां हैं कि जो कि आज भी जो है समाज में विद्यमान है, और उनकी चर्चा उन्होंने बाकायदा नीति सत्सई में की है। आप बुरे जग है बुरो, भले भलो जग जान, तजत बहेरा छाण सब गहत आम की आन। अगर आप अच्छे हैं, आज भी है ये, आज भी ये बात है कि आप जो है अगर अच्छे हैं, भले भलो जग जान, आप बुरे जग है बुरो, अगर आप बुरे हैं तो संसार भी बुरा है। आप भले भलो जग जान, और अगर आप भले हैं तो संसार भी है। ऐसा नहीं है, अभी भी आप दुनिया को अगर आप देखेंगे
तो दुनिया में अब भी जो है वो लोग हैं, बहुत अच्छे लोग जो है वो विद्यमान हैं। वो ऐसी दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया तभी चल रही है क्योंकि उसमें अच्छे लोगों का भी आज भी समावेश है। देना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ। अभी मैं लॉकडाउन में देख रहा था, एक टीवी पे ही दिखाया था कि एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने जो है कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि एक बहुत यंग पति पत्नी आए हैं, उसका आदमी बहुत बीमार है, कम उम्र का है, तो उसको नहीं मिल पा रहा था बेड, तो उन्होंने अपना बेड जो है वो, उसके बच्चे भी मना कर रहे थे, पर उन्होंने कहा मैंने इतना लंबा जीवन जी लिया है, कोई बात नहीं, इसे तो अभी बहुत कुछ जीना है, इसके पास लंबा जीवन बचा हुआ है, और अपना बेड उन्होंने उसको जो है दे दिया, और तीसरे दिन उनकी अपने डेथ हो गई। आप भले जग है भलो, भले भले भलो जग जान। आज भी लोग ऐसे ही हैं इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, बुराई है संसार में, बहुत बुरा है, समय बदल गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, लोग बड़े चालाक हो गए हैं, लोग बेईमान हो गए हैं, लोगों को किसी की अब परवाह नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप हैं तो ज़्यादा नहीं वो हो सकता, आपकी अच्छाई ज़्यादा मतलब हमेशा दबी नहीं रहेगी, कभी ना कभी अच्छाइयाँ प्रकट आती हैं, लोग उनको याद करते हैं, लोग स्मरण करते हैं। तो अगर आप भले हैं तो जग भी भला है, और अगर आप बुरे हैं तो आज जग भी बुरा है। जैसे आपको करेंगे वैसे ही जो है वो संसार आपको जो है उसकी प्रतिक्रिया में वैसे ही जो है आपको मिलेगा। कि जो है अगर सज्जनता है तो है, आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा तो, लेकिन एक कामायनी है जो रचना है वो पहले लगी भवानी प्रसाद मिश्र की, उसमें शंपा अशोक से कहती है एक जगह कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे स्नेहपूर्ण छलनाहीन आचरण अपना बना न ले। समय लग सकता है, टाइम लग जाता है, कई बार समझने में नहीं समझ पाता आदमी, लेकिन जो अच्छाई है वो अभी मरी नहीं है, वो अभी है, और इसीलिए दुनिया का बैलेंस जो है वो बरकरार है। आप अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, आप बुरे हैं तो आपको बुरे ही लोग मिलेंगे। तजत बहेरा छाह सब गहत आम की आन। जो बहेलिया होता है वो जो है आम की पर जैसे ही जो है आम के ऊपर जो है वो फूल आते हैं, उस पर कीड़े वीड़े आ जाते हैं, तो वो फिर जो है उसको उसकी छाया को जो है वो छोड़ देता है, उसकी छाया को जो है त्याग देता है। सुंदर कल्पनाएं जो आप देखेंगे कि जो इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं या इन्होंने जो दृष्टांत दिए हैं वो भी बहुत जो है इसमें सच्चाई में जो है वो सुंदर दृष्टांत है। वो ये कह सकता है आपसे कि नीति सच्चाई की, सिर्फ ये भी कह सकता है वो, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि नीति केवल नीति सच्चाई की विशेषताएं बताइए, उसी के लिए ये बता रहा हूं कि उसके लिए कैसे आपको जो है फिर बात करनी है। तो ये सुंदर दृष्टांत हैं, उन्होंने सुंदर सुंदर जो है वो दृष्टांत भी दिए हैं अपनी सच्चाई में। अपनी दृष्टांत का मतलब है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए जो आप जो है प्रमाण देते हैं, वही तो दृष्टांत है। आपने कोई बात कही, उस बात को प्रमाणित करने के लिए जो आप उदाहरण दे रहे हैं वही जो है वो दृष्टांत है। इन्होंने भी ऐसे दृष्टांत दिए, जैसे मीन भक्षक लोगों को मछली खाने पर प्यास लगती है, इस संबंध में जो है वो कल्पना कर रहे हैं। प्रेमी प्रीत ने छाड़ ही होत ने प्रणते हीन, मरे परे हु उदर में जल चाहत है मीन। जो प्रेमी है, कल्पना है ये कि जो प्रेमी होता है वो प्रेमी प्रीत ने छाड़े होत ने प्रण से, वो प्रेमी जो है वो कभी प्रीत नहीं छोड़ता, वो अपने प्रण से कभी भी नहीं डिगता है। प्रेम करने वाला, धोखेबाज नहीं, प्रेम करने वाला। अगर मछली जल से प्रेम करती है
और इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि प्रेमी जो है वो प्रीत नहीं छोड़ता है और अपने प्रण से को नहीं तोड़ता है। परे मरे परे हूँ उदर में, अब ये कल्पना कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि मरे परे हूँ उदर में जल चाहत है नी, मछली मर गई, उसे आपने खा लिया। अब मैं बहुत ज्यादा अनुभव से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो नहीं खाता हूं मछली फछली कुछ भी, तो इसलिए जो है वो कहते हैं जल चाहत है मीन। जो लोग खाते होंगे उनको इसका अनुभव होगा कि प्यास जो है वो लगती है। अब ये इस बात को कल्पना करके बता रहे हैं कि देखो मछली जल को प्रेम करती है और जो है मछली मरने के बाद भी जो है जल से प्रेम जो है वो बनाए रखती है। पेट में चले जाने के बाद भी वो पानी की प्यास लगाए रहती है, उसका उससे लगाव जो है बना रहता है, मजबूर कर देती है व्यक्ति को कि वो पानी पिए। उसको उसका संग जो है पेट में जाने के बाद भी जो है वो मिलता रहे, प्राप्त होता रहे, ऐसा उसका प्रेम होता है। अब ये कल्पना है। बहुत से घनानंद ने भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है कि हीन भय जल मीन अधीन, कि भाई मछली जो है वो बेचारी जल के अधीन होती है और उसी के में उसका जो है जीवन जो है होता है। लेकिन जो है जल जो है वो मछली से जो है प्रेम नहीं करता उतना जितना कि मछली जल से प्रेम करती है, कि अलग होने पे, जल से अलग होने पर वो एकदम जो है वो त्याग देती है और जल जो है वो अपने प्रेम को जो है वो कलंकित कर देता है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मछली का जो प्रेम है वो जल के प्रति इतना है कि वो जो है जल से अलग होने पर प्राण त्याग देती है। ये अब जो है ये एक कल्पना है, अच्छी कल्पना इन्होंने जो है करी है और इसलिए कहा जाता है। और बहुत सी कल्पनाएं आपको इसमें मिलेंगी जब आप ये करेंगे। इसी तरह से रस और भाव है, सुंदर सुंदर क्रोध का भाव है, संतोष का है, सहिष्णुता का है, भय का है, उद्यम का है, उत्साह का है। ये सारे भावों का संचार इसमें देखने को मिलेगा अलग अलग आपको उसमें। और इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि वीर भाव को व्यक्त करने के लिए, उत्साह को व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि जोरावर की होत है सबके सिर पर राह। जो ताकतवर आदमी होता है उस पर कि हरी रुक्मणी हरे ले गए देखत रहे सिपाही, उस पर जो है किसी की नहीं चलती है। इसमें जो है वो जो उत्साह है उसका भाव है, जो जोश है उसका भाव है। क्यों? क्योंकि जो ताकतवर आदमी होता है वो किसी से नहीं डरता, उसको किसी चीज से डर ही नहीं लगता है। वो तो उसे पता है मैं सब अपने आप मैनेज कर लूंगा, वो सबके ऊपर से धड़ाधड़ चलता चला जाता है। और कैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो है सब उसके सामने, सारी सेना थी, सब कुछ था, वो रुक्मणी को हर करके ले गए और सिपाही जो है वो बेचारे खड़े देखते रह गए। क्यों? क्या कर लेते? तो वही है कि जो ताकतवर होता है वो तो कहेगा मैं तो यहां से जाऊंगा तेरे सिर के ऊपर से। वही तो ये कह रहा है जोरावर की होता है सबके सिर पर रहा, सबके, मैं तो सिर के ऊपर से जाऊंगा तेरे ऊपर से पैर रख कर। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते भैया, ठीक है सिर के ऊपर से पैर रख करके जा। तो वो जो है वो कहते हैं कि भाई जो इस तरह से जो लोग होते हैं वो जो है कहीं से भी अपना रास्ता जो है वो बना ही लेते हैं। जैसे इतनी बड़ी भीड़ में हरि जो है वो उसको, रुक्मणी को लेकर के चले गए। इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत सी विशेषताएं हैं जो कि उनकी कविता में मिलती हैं। अभी आधी मैं और बताऊंगा और उसके साथ में आपको दूसरा प्रश्न भी मैं जो है स्टार्ट करना चाहूंगा। आपने देखा होगा, पहले भी मैं हमेशा कहता रहा हूं, पहले पढ़ाया तब भी कहा है कि कोई भी रचना जब होती है तो कोई भी रचना जब होती है तो उसमें हमेशा जो है दो चीजें होती हैं। एक तो होता है क्या कहा है और दूसरा होता है कैसे कहा है। तो क्या कहा है का तो मूल्य होता ही है, कैसे कहा है इसका भी मूल्य होता है।
अभी कभी रचना में आप देखते होंगे, आपने पहले भी सुना होगा मेरी बात, कि कभी कभी रचना में ये महत्वपूर्ण होता है कि क्या कहा है, और कभी कभी ये महत्वपूर्ण होता है कि कैसे कहा है। क्यों? क्योंकि कविता के दो पक्ष होते हैं, जैसे कि इंसान के दो पक्ष होते हैं। ठीक उसी तरह से कविता भी होती है कि एक कविता का अंतः पक्ष है और दूसरा उसका बाह्य पक्ष है। जैसे कि व्यक्ति का एक जो है बाहरी भूगोल है, जो हमारा शरीर है, जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा एक उसका अंतरात्मा है, उसकी आत्मा है, उसके आत्मा का सौंदर्य है, वो है। जैसे शरीर में आत्मा का मूल्य है, वैसे ही कविता में भाव का मूल्य है, विचारों का मूल्य है। और ठीक उसी तरह से जैसे कि आत्मा के साथ साथ शरीर का मूल्य है, अगर शरीर ना हो तो कहाँ जाएगी आत्मा? घूमती रहेगी वो तो ठीक उसी तरह से शरीर का भी मूल्य हुआ करता है। इसी तरह से जब हम कविता पे बात करते हैं तो जहां उसका भाव पक्ष जो है मूल्यवान होता है, वहीं उसका जो है कला पक्ष भी मूल्यवान होता है, उसको भी जो है महत्व दिया जाता है। तभी कोई कविता जो है वो पूरी तरह से जो है उसकी जो गुण है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। अगर मान लो भाव पक्ष अच्छा है तो उसका और कला पक्ष अच्छा है, तभी वो कविता पूरी तरह से जो है वो अच्छी होगी। अगर मान लो कला पक्ष बाहर से देखने में बहुत अच्छी लग रही है कोई चीज और अंदर से नहीं है, तो क्या करेंगे? आप बाहर से देख रहे हैं एक आदमी बड़ा अच्छा भूगोल है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा रूपवान है, बड़ा वो है, आप देख करके कहेंगे आहा क्या सुंदर आदमी है। वही आदमी दोबारा घूम करके आया और बकता जा रहा है गालियां, तब क्या कहेंगे? कितना सुंदर आदमी है। नहीं, सोच बदल जाएगी आपकी उसके बारे में। तब आप कहेंगे कि कितना घटिया आदमी है, कितना गंदा आदमी है। इसीलिए जो जैसे व्यक्ति अंदर से और बाहर से जब पूरा दोनों मिला करके सही होगा तो वो एक परफेक्ट इंसान, एक क्या कहें आदर्श आदमी होगा। ठीक उसी तरह से कविता का अंतः पक्ष भी अच्छा हो, उसका बाह्य पक्ष भी अच्छा हो, दोनों जब अच्छे होंगे तभी कविता अपने आप में अच्छी कविता होगी। एक से बात नहीं बनेगी कि एक अच्छा है और दूसरा है, हो जाएगा मतलब थोड़ा बहुत, एक बहुत अच्छा है थोड़ा दूसरा कमजोर है तो उसको सपोर्ट तो मिल जाएगी उससे, क्योंकि एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है तो उस कमजोर पक्ष को थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी कि चलो कोई बात नहीं, ये दुर्बल भी है तो चल जाएगा। पर बिल्कुल ना हो ऐसा तो नहीं चल सकता। अगर कोई कविता है और बिल्कुल उसमें दम नहीं है, आप उसको लाते रहिए कितने भी। केशवदास इसलिए तो पिट गए, पिटने का मतलब है उनको लोगों ने आलोचना की, क्योंकि उन्होंने भगवान के रात के समय भगवान को नींद नहीं आ रही है वो तो उसकी तुलना उल्लू से कर देते हैं, जैसे रात को उल्लू जागता रहता। आलोचना हुई। आप इतने सुंदर भाव को, आप उसको कहने की कला आपकी इतनी घटिया, राम को आप कह रहे हैं कि ये उल्लू की तरह से जाग रहे हैं। इसीलिए ये है कि कहने का भी ढंग अच्छा हो और उसको जो है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो भी अगर अच्छा हो तो फिर कविता जो है वो अच्छी हो सकती है। अब तक जो मैंने बोला था, जहां मैं कह रहा था आपसे, वो मैंने सब कुछ जो बोला ना, वो अब तक मैंने बोला था उसकी क्या कहा है। अब तक मैंने बोला कि उसने क्या कहा है। अब जो बोलने जा रहा हूं वो बोल रहा हूं कैसे कहा है, यानी उसका अभिव्यक्ति कला कैसी है,
ये थे उसके नैतिक आदर्श और उसकी नीति सच्चाई की विशेषताएं। जो नीति सच्चाई की ऊपर जो विशेषताएं बताई हैं, ये सब उसके क्या कहा है सिक्की के गुण हैं। अब जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं कि कैसे कहा है। ये उसका है कला पक्ष, जिसे आप कहते हैं, जिसे आप जो है भाषा शिल्प कहते हैं, जिसे आप उसकी अभिव्यक्ति कला कहते हैं, उस पर अब मैं बात कर रहा हूं। तो जितना किसी भी रचना का जितना अनुभूति पक्ष, उसका भाव पक्ष इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही उसका कला पक्ष भी इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी उतना ही मूल्य होता है। कहने की कला भी कई बार बहुत अच्छी होती है तो वो अच्छा लगता है। कहने की कला के हिसाब से कमजोर चीज भी अच्छी लग सकती है अगर कहने की कला बहुत अच्छी है तो। जैसे एक जगह उदाहरण दे रहा हूं कहने की कला के ऊपर, कंचनपुर पति को जो भ्राता तास प्रिया नहीं आवे। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कंचनपुर पति को जो, वसूरदास का ये, कंचनपुर पति को जो भ्राता तास प्रिया नहीं आवे। कंचनपुर यानी सोने की नगरी, सोने की नगरी का जो स्वामी है उसका भ्राता कौन है? कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण की प्रिया कौन है? नींद। गोपियां कहना ये चाह रही हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, लेकिन इस सामान्य से विषय को कहना किस ढंग से है वो उन्होंने दिखाया है कि वो कहती हैं कि सोने की नगरी का जो स्वामी है रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की प्रिया नींद। हे उद्धव, हमें नींद नहीं आ रही है। बात जरा सी नींद नहीं आ रही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, उसमें कलात्मकता ला दी है, उसमें जो है अलग तरह से उसको जो है व्यक्त कर दिया है, आपको थोड़ा सोचने के लिए विवश कर दिया है। तो ये कहने का जो तरीका है ना, वो भी अपने आप में मूल्यवान होता है। ऐसा नहीं होता कि बस क्या कहा है वही है, तरीके पे भी बहुत सी चीजें जो है निर्भर करती है। आप किस ढंग से जो है अपनी बात का प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है तो भी वो बात नहीं, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है पर व्यक्त नहीं करना आता। फिर इसीलिए कोई भी कविता हो उसमें हमेशा दो ही चीजें होती हैं, क्या कहा है और कैसे कहा है। क्या कहा है वो हमने नैतिक आदर्श जो 5 बताए उनके, उस पर बात कर ली हमने और उस सच्चाई की विशेषताएं बता दी। अब है कैसे कहा है। कैसे कहा में सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि भाषा। भाषा जो है वो भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। डॉक्टर नगेन जैसे विद्वान ये कहते हैं कि भाषा के अभाव में जो भाव हैं, आपके विचार जो हैं, आपकी जो सोच है, वो गूंगे व्यक्ति की तरह से है। जैसे मान लो कोई गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं सकता, वो मूक है, बोल नहीं सकता, उसके अंदर दुनिया भर के विचार होते हैं। ये थोड़ी है कि विचार नहीं होते, दुनिया भर के विचार होते हैं, लेकिन करे क्या? व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो व्यर्थ है। जब वो विचार क्या कहना चाह रहा है आपको जब यही नहीं पता चलेगा, तो फिर आप उसको कैसे जो है वो समझेंगे। मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी समझ में इसलिए आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप भी उसको साथ साथ समझ रहे हैं। आपको भी भाषा आती है, क्योंकि भाषा ही विचार विनिमय का माध्यम है। सबसे पहली कंडीशन है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे पास भाषा ना होती तो मैं बोलता नहीं, बैठा रहता आपके कैमरे के आगे, ऐसे चुपचाप बैठा रहूं, बोलूं कुछ नहीं, भाग जाते अब तक तो आप जो भी हो। तो ऐसे आदमी का क्या करना है जो बोल ही नहीं रहा। इसलिए किसी भी रचना में भाषा का बहुत मूल्य होता है।
उसके बिना तो कविता भाव है मेरे अंदर, लेकिन लिख ही नहीं पा रहा, अंदर ही रह जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं, कवि होते हैं, लैंग्वेज नहीं होती उन पे लिखने के का वो नहीं आता, अंदर दुनिया भर का सोचते हैं, तूफान उठा रहता है, उथल पुथल मची रहती है, पर कवि नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज तो चाहिए। तो इसलिए भाषा का बहुत महत्व जो है गुण माना जाता है, और कहा जाता है भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। इसी के द्वारा जो है हम अपने विचार जो है वो व्यक्त करते हैं। हमारे मन में जो विचार आ रहे होते हैं, इसी के द्वारा वो मूर्त रूप प्राप्त करते हैं। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको मूर्त रूप कैसे प्राप्त होगा? जब आप बोलोगे, शब्दों में बोलोगे, तभी तो उसको मूर्त रूप मिलेगा, अन्यथा मूर्त रूप कहां से मिल जाएगा उसको? तो इसलिए भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान हुआ करता है। अगर आप वृंद की भाषा को देखेंगे, मध्यकाल की भाषा है, 1700 में हुए थे, यहाँ तक आते आते ब्रज भाषा, क्योंकि वो भक्ति काल से ही चलने लग गई थी, और रीति काल तक आते आते ब्रज भाषा का बहुत सुंदर रूप जो है वो देखने को मिलता है। भाषा का अच्छा रूप हमें देखने को मिलता है, परिष्कृत ब्रज भाषा का रूप हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो वृंद की भाषा है वो ब्रज भाषा है, और यहाँ तक आते आते जो भाषा है वो काफी मंझ गई है, इसलिए उसका जो रूप है वो भी बहुत अच्छा है। अब अगर मान लो वो यही कहने लग जाए कि सिर्फ जो है भाषा पर ही विचार करना है, तो भाई ये तो इतनी सी बात हो गई। अब एक और भी तरीका है कि आप भाषा पर दो तरह से जो है भाषा की सामान्य विशेषताएं और भाषा की जो है विशिष्ट विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषता। भाषा की सामान्य विशेषताएं वो हैं जो भाषा के भी अंदर की चीज है। जैसे इंसान के अंदर दिल, और दिल के अंदर जो है सरलता, अनुभूति, ये जो है, ऐसे ही भाषा के जो सामान्य विशेषताएं हैं वो भाषा की भी अंदरूनी विशेषताएं हैं। बहुत अच्छा होता है कि भाषा जो है अच्छी मानी जाती है, कि भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। अगर भाषा सरल होगी तो अच्छी मानी जाती है ना, वो सरल भाषा, हम उस भाषा को कहेंगे कि ये अच्छी भाषा है। मान लो भाषा कठिन है तो समझ में ही नहीं आ रही, ऐसी भाषा का करना क्या है? ब्राह्मण ने किसी के राज्य में रहता, न किसी के अन्न पल पड़ता है, वह बड़े से बड़े माया स्तूप को ठोकर लगा देता है, वह स्वराज्य में रहता है और अमृत होकर जीता है। सोचते रहो, ऐसी भाषा का क्या है? प्रेमचंद इसीलिए सफल रहे कि वो जमीनी आदमी थे। जितने सरल खुद थे उतनी सरल उनकी भाषा है, इसलिए वो भाषा बिल्कुल जैसे रोड पर बिना स्पीड ब्रेकर के कोई भी गाड़ी दौड़ती चली जाती है, ऐसे ही प्रेमचंद की भाषा जो है वो बनावटी नहीं है, वही है जो कि समाज में चल रही है, और बहुत धीरे धीरे जो है वो जो है लगातार एक ही गति से चलती चली जाती है, क्योंकि उसमें सरलता है। आपको समझने के लिए ज्यादा रुकना नहीं पड़ता। आप पढ़ करके आपको ये कभी नहीं लगता ठहरो पहले रुक जाओ, रुको 2 मिनट में, ये क्या कह रहे हैं? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख मादक सारहीन कैसे हो सकता है? आप अर्थ लगाते रह जाए, ये भाषा अच्छी नहीं होती है। पर कविता है, कविता में तो हो सकता है, पर ये इनकी भाषा जो है, क्योंकि ये जनता की भावनाओं को देखते हुए जनता के लिए ही लिखा गया, ये जो रचना है ये कोई उसके लिए नहीं, ये कि अपना पांडित्य प्रदर्शन के लिए, दरबार के लिए लिखी गई कविता नहीं है, ये आप और हम जैसे लोगों के लिए लिखी गई कविता है। और अगर इसकी भाषा उतनी कठिन हो जाती तो हम इसे पढ़ते कैसे? तो भाषा की, इनकी भाषा की सरलता है। नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्रत युद्ध में रस सिंगार में स्वाद। बिल्कुल सरल है। अर्थ जानने के लिए आपको कोई मानसिक व्यायाम नहीं करना पड़ रहा कि भैया इसका क्या अर्थ है। नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, अगर बिना अवसर की बात आप बोलोगे तो अच्छी भी होगी तो भी वो अच्छी नहीं लगेगी।
टाइमिंग बढ़िया होना चाहिए, सही टाइम पे सही बात कही जाती है, तभी उसका जो है मूल्य हुआ करता है। गलत टाइम पे सही बात भी अगर आप कहोगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। कि अगर मान लो वर्णत, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार रस, युद्ध का वर्णन हो रहा है और वहां तुम श्रृंगार रस की कविता कर रहे हो। युद्ध के मैदान में श्रृंगार रस की कविता जो है, जैसे देखते ना युद्ध के मैदान में जो सैनिक चल रहे होते हैं तो उनके साथ साथ बैंड भी पीछे चल रहे होते हैं उनको जोश दिलाने के लिए, और वो वहां जो है श्रृंगार की कविता करने लग जाए जोश दिलाने की बजाय, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। दूसरी बात है सरसता। भाषा जो है वो सरस होनी चाहिए, वो पढ़ करके जो है आपको अच्छी लगनी चाहिए। सरस का मतलब है वो अच्छी लगती है, पढ़ते हैं तो हमें मन को अच्छी लगती है। जैसे कि अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मछली का उदाहरण दिया कि भाई देखो कैसा है, उसमें सरस है कि बेचारी मछली जो है मरने के बाद भी जो है वो उसका प्रेम जो है वो उसको त्यागती नहीं है, प्रेम बना रहता है, उससे लगाव बना रहता है, तो इसलिए उसमें जो है सरसता है। फिर एक और माना जाता है कि भाषा में जो है क्या होना चाहिए, भाषा में एक प्रवाह होना चाहिए, एक गति होनी चाहिए। अभी जैसे मैं कह रहा था ना कि प्रेमचंद की भाषा जो है उसमें एक प्रवाह है, उसमें एक गति है, वो उसी गति से जो है वो चलती चली जाती है, उसको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक प्रवाह एक गति से चलती चली गई है और उसी गति से वो आगे भी जो है वो चलती चली जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रवाह है ये भी भाषा का एक गुण माना जाता है कि इस भाषा में हमें प्रवाह देखने को मिल रहा है। फिर एक और है अलंकारिकता। भाषा में अलंकारों का प्रयोग होता है, नहीं कहना चाहे तो अलग बात है। एक भावानुकूलता भी होनी चाहिए, भाषा में भावानुकूलता का गुण होना चाहिए। अगर भाव जो है वो सरल हैं, श्रृंगार और प्रेम के हैं, तो भाषा भी उसी तरह की हो। अगर वो प्रेम के युद्ध के हैं तो भाषा भी वैसी होनी चाहिए। भावानुकूलता का कहने का मतलब यह है कि जैसे भाव है वैसी ही भाषा है, क्योंकि ये तो उपदेश की भाषा है। इसमें कोई ऐसी आपको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा वो नहीं मिलेगी आपको देखने को वैरायटी कि इतनी तरह की वो है। लगभग एक ही गति से एक ही तरह से वो जो है भाव है, उपदेश देने के हैं, तो उसी तरह से दृष्टांत देते हुए जो है वो कविता जो है वो आगे चलती चली जाती है। तो इसलिए जो है इसमें भावानुकूलता का गुण भी जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और बात होती है कि हर भाषा जो भाषा होती है उसमें शब्दों का जो है वो बहुत ज्यादा जो है महत्व होता है। कोई भी भाषा हो, क्या आपने कभी कोई भाषा ऐसी देखी है कि भाषा है लेकिन उसमें शब्द नहीं? कोई हो तो बताइए कि जी मैंने देखी एक भाषा थी और उसमें शब्द नहीं थे। अरे शब्द जुड़ जुड़ करके ही तो जो है, शब्द जुड़ करके पद बनेगा, पद से वाक्य बनेगा, वाक्य से पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से जो है पूरा एक पेज बनेगा, तभी तो भाषा होगी। एक वर्ण से लेकर के जो है वाक्य बनने तक की पूरी एक प्रक्रिया है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए जो है शब्द जो है वो होते हैं। लेकिन एक जरूर बात है कि जो जिस भाषा का शब्द भंडार जितना परिष्कृत होगा, अच्छा होगा, मतलब परिष्कृत मतलब जितना अच्छा मजबूत होगा, जिसका शब्द भंडार बहुत क्या कहते हैं सक्षम होगा, बहुत अच्छा होगा, वो भाषा उतनी अच्छी होगी। आज आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन आप देखेंगे कि जब हिंदी भी थी तो बहुत से शब्द आज भी हिंदी में नहीं है। आपने अंग्रेजी से ले रखे, उर्दू से ले रखे, बहुत से इधर उधर से ले रखे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ थे ही नहीं। ये तो धीरे धीरे आप भाषा विकसित होती चली, अरे आधे शब्द अंग्रेजी के आप लिखने लग गए। क्यों? क्योंकि भाषा तभी जो है वो परिष्कृत होगी जब उसका शब्द भंडार मजबूत होगा।
इसलिए जो है बहुत सी चीजों को हम स्वीकार कर लेते हैं, और जब देखते हैं कि भाई भाषा है तो उसमें देखते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि एज इट इज जो है प्रयोग किए जाते हैं। एज इट इज का मतलब है जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं। नीली धरा तरु पिक डहकत फूलत पूर महक सुहानी। नीली भी, धरा भी, तरु भी, पिक भी, महक भी, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो आप देखेंगे इस रचना में भी इनका प्रयोग है। तत्सम शब्द जो बिगड़ करके आते हैं, अवसर दर्शन को देहि, ये मिल है कैसे जोग अवसर दर्शन दई, ये सारे के सारे जो है वो है। कहे जनार्दन कृष्ण को हरि को शंकर नाम, जनार्दन कृष्ण कृष्ण, ये सब तद्भव शब्द है। देश शब्द होते जो कि हमारे जीवन में जो है प्रयुक्त होते रहते हैं। टीली कपोल पर काजर की रेख दई, टीली है, रेख है, काजर है, घाम है, छाया है, ये सारे के सारे जो है वो है देश शब्द है। विदेशी शब्दों का प्रयोग है जैसे तत्सम तद्भव देशज के साथ विदेशी शब्द होते हैं जो उर्दू अरबी फारसी के होते हैं। उनका भी जो है जालिम है, हजरत है, ये जो शब्द हैं वो ज्यादातर औषध है, शरीक है, संगति है, इज्जत है, ये सारे के सारे अरबी फारसी के शब्द है जिनका की जो है प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा में तरह तरह के शब्दों का प्रयोग होता है और उन शब्दों के प्रयोग से भाषा परिष्कृत होती है। तो शब्द भंडार भी भाषा का एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सा जो है वो माना जाता है। अब आता है भाषा में अलंकार। अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं कि जिनसे कि काव्य का सौंदर्य जो है वो बढ़ता है, वो अलंकार है। यद्यपि ये नीति काव्य लिख रहे हैं फिर भी इनके काव्य में हमें कई तरह के छुटपुट जो है वो अलंकार जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे नी की उपमा अलंकार है, नी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। रूपक अलंकार है, विरह तपन पित बात ते उड़त चौगुनी जात। श्लेष अलंकार है, समय समझ के कीजिए काम वह अविराव। सैंधव मांगो जेवते घोड़ा को का काम। सैंधव का मतलब जो है श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकृत अर्थ बहु एक शब्द में हो। श्लेष अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हो। यहाँ सैंधव का जो अर्थ है वो एक है नमक और दूसरा है घोड़ा। किसी ने मांगा कि भाई सैंधव ला दो, ये जो छंद है उसके हिसाब से बता रहा हूं। मांगा उसने कि जो है सैंधव नमक दे दो, खाना खाने बैठा, ला करके घोड़ा खड़ा कर दिया, ये ले। तो सैंधव के दो अर्थ हैं, वो इसीलिए वो कह रहा है सैंधव मांगो जेवते घोड़ा को का काम। जेमते माने खाते समय, खाते समय जो है सैंधव मांगा है, तो घोड़ा का क्या काम? घोड़ा ला करके खड़ा कर दिया तुमने यहाँ पे, उसका क्या काम है? घोड़े का से थोड़ी हमें कुछ जो है लेना देना। इसी तरह से जो है विरोधाभास अलंकार भी हो सकता है, जो कि जल के सींचे बढ़त है जो स्नेह की आग। विरोधाभास है कि जल से सींचने पर भला कैसे जो है आग जो है वो भड़केगी, वो तो बुझ जानी चाहिए। पर यहाँ विरोधाभास है कि जल से सींचने पर आग भड़कती नहीं है, बुझ जाती है। पर जलने में जो है अगर तेल डाल दिया जाए, सींचे
स्नेह, स्नेह माने तेल, तेल, स्नेह का तेल डाल दिया जाए तो वो और बढ़ जाती है। इस तरह से ये जो है विरोधाभास है कि भला जल से सींचने पर कोई चीज कैसे जो है भड़क जाएगी, वो तो बुझ जानी चाहिए। इसी तरह से उदाहरण और दृष्टांत अलंकार भी है। उदाहरण, मूर्ख को पोथी देई बाचन को गुणगात, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ। जहां जैसे करके दे रखा है ना, वहां दृष्टांत के साथ उदाहरण अलंकार है। आप जब ये रचना पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आपको दे रखा होगा जैसे करके, वहां पर उदाहरण दे रहा है। अब आइए आगे बात करते हैं कि भाई जो उसका एक अन्य जो गुण है वो है शब्द शक्ति। भाषा का एक अन्य गुण या आपकी जो क्या कहते हैं अभिव्यक्ति कला का एक अन्य गुण है शब्द शक्ति। यद्यपि सत्सई में सामान्यतः सब स्थानों पर अभिधा शक्ति का ही प्रयोग देखने को मिलता है। ज्यादातर सब जगह अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो होती हैं, अभिधा में क्या होता है कि अभिधा में जो शब्द होता है वही अर्थ होता है। जल का अर्थ जल, फल का अर्थ फल। लेकिन लक्षणा में क्या होता है कि जहां मुख्य अर्थ में बाधा और कोई दूसरा अर्थ लगाना पड़ता है, वहां अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति हुआ करती है। इसलिए यहाँ पर जो है उन्होंने लक्षणा शक्ति का भी और बीच बीच में कहीं कहीं व्यंजना शक्ति का भी प्रयोग किया है। जहां मुख्य लक्षणा का होती है, जहां मुख्य अर्थ में बाधा हो और कोई दूसरा अर्थ लगाना पड़े, वहां शब्द की जो है लक्षणा शक्ति जो है वो हुआ करती है। छोटे मन में आए है कैसे मोटी बात, लक्षणा प्रयोग है। छोटे मन में आए है, कैसे मन छोटा सा है जरा सा, उसमें कैसे आई है मोटी बात। बात, मोटी बात का मतलब क्या है? बात कभी आपने देखी है कि 2 इंच मोटी हो या 4 इंच मोटी हो? ये जी क्या बताऊं, बात जो है आई नहीं मेरी समझ में, क्योंकि जो बात थी मेरा मन जो है वो जो है केवल 2 इंच का था और बात थी वो 6 इंच की। मेरे तो दिमाग में गई नहीं, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आया मेरे। तो मोटी बात का मतलब ये है कि गहराई की बात, ज्यादा गहराई की बात जो है वो उसमें जो है वो कैसे आएगी। जो जो तोरे जोरे बहुर गांठ परत गुण माही। अब गांठ जो है, गांठ का अर्थ है, जो यहाँ गांठ का अर्थ दे रखा है कि जो आप कोई चीज, धागा जो रहीम वाला है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वही है यहाँ पर गांठ का एक अर्थ है जो गांठ लग जाती है। कायदे में तो गांठ का अर्थ ये है जो तोरे जोरे बहुर गांठ पड़ जाए, अगर तोड़ोगे तो गांठ पड़ जाती है। लेकिन लक्षणा से अर्थ जो गांठ का लग रहा है वो क्या है, जो रहीम के वहां लग रहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धागा तो जुड़ जाएगा, प्रेम का धागा, लेकिन गांठ पड़ने का अर्थ है कि मन में मतभेद आ जाएगा, मन में वो लगाव नहीं रहेगा, मन में वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी। वो गांठ पड़ी जाती है, वो निकलती नहीं है। वो कहीं ना कहीं, जैसे धागा एक सीधा धागा है, उसमें तोड़ के आपने गांठ लगा दी तो धागा कमजोर हो जाता है, आप खींचेंगे तो वहीं से टूट जाएगा, फिर खुल सकता है। इसी तरह से अगर मान लो आपका जो है प्रेम है वो टूट गया है, तो दोबारा जुड़ने पर फिर वो बात जो है वो नहीं रहती है, वो बात जो है खत्म हो जाती है फिर एक बार। इसीलिए जो है कहा जाता है कि भाई जो आपका वो है उसे बचा के रखना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत दबना पड़ जाता है नैतिक, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर वो है तो अपने उसको जो है संबंधों को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि लंबे संबंध अगर टूटते हैं तो दुख होता है, कष्ट होता है उसमें। आइए फिर वो कहते हैं कि इसी में वो कह रहे हैं कि भाई छंद हैं,
अगर आप देखेंगे छंद की दृष्टि से, अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें जो है दोहा या छंद का जो है प्रयोग किया है। छंद यूं तो और रचनाओं में और भी है, पर हम तो सच्चाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको दोहा छंद जो है देखने को मिलेगा। 13 + 11 के हिसाब से 24 मात्राएं होती हैं, और इसलिए जो है वो दोहा छंद जो है वो हुआ करता है। तो छंद की दृष्टि से भी ये रचना जो है वो है, अगर कोई भी लेंगे आप, भरत पट नट निरत के डरत ने करत उपाय, धरत भरत पर पांव हर परत भरत लपटा है। तो ये दोहा का छंद का ही उदाहरण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मुहावरे भी इसमें, लोकोक्ति मुहावरे भी इसमें जो है वो आपको मिल जाएंगे। लोकोक्ति मुहावरों का क्या वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जीवन में इनका प्रयोग होने से भाषा में जो है बहुत एक जो है क्या कहते हैं तीखापन आ जाता। अभी मैं टीवी देख रहा था उस दिन, 2-3 दिन पहले की बात है, तो उसमें कह दिया क्या गाल बजा रहे हो। अब गाल बजा रहे हो इस पे ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप ऐसे कैसे दूसरे को वो अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, गाल बजा रहे हो। तो दूसरे ने कहा कि मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं कहाँ कर रहा हूं, गाल बजाना तो मुहावरा है, वो तो बोला जाता है हम पे, मैंने कोई शिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, ये तो मुहावरा है जो जनजीवन में प्रचलित होता है, जो आपस में एक दूसरे को बोला जाता है कि भाई क्यों बेमतलब में गाल बजा रहे हो, अपने मैंने कोई अपमान नहीं किया, ये मुहावरा है। तो बोलचाल के जीवन में मुहावरे लोकोक्ति जो है वो आते रहते हैं। ये और बात है कि यहाँ के जीवन में नहीं आ पा रहे, पर जो जीवन ग्रामीण जीवन है, लोक जीवन है, उसमें इनका प्रयोग जो है अधिक हुआ करता है, अक्सर अधिक हुआ करता है। गाल बजाए हु करे गौरी कंत निहाल, बूंद बूंद जो घट भरे टपकत बीते तो सारा जो है घड़ा जो है खाली हो जाएगा। आग लगे खोदे कुआ कैसे आग बुझाए, तेते पांव पसार जेती लांबी सीर, सीधी अंगुरी घी जमो क्यों ने निकरे नाही। ये सारे के सारे लोकोक्ति और मुहावरे हैं कि सीधी अंगुली से घी नहीं, इतनी चादर पसारो जितना कि आपके पैर हो, और आग लगने पे कुआं खोदोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ये सारी की सारी जो है लोकोक्ति है, और ऊपर गाल बजा हो बूंद बूंद, ये मुहावरों का प्रयोग किया है। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, और वो है बिंब योजना। वृंद के काल में ज्यादातर जो छंद है उनमें आपको जो है बिंबों का प्रयोग भी देखने को मिल जाएगा, कि उन्होंने बिंबों का भी जो है प्रयोग किया। बिंब क्या होते कि कवि ने शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन किया है कि उसका चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है, और वहां कवि की बिंब योजना जो है वो दर्शनीय है, वहां देखने योग्य बनती है उनकी बिंब योजना कि उन्होंने कही है। अब जहां कहीं चित्र बनता है वो है, मूरख को पोथी दे बाचन को गुणगात, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ। कि भाई मूर्ख व्यक्ति को अगर पोथी दे दो कि ले इसे पढ़, तो क्या होगा, उसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे निर्मल आरसी दही अंध के हाथ। अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता हो और उसे आप जो है वो पकड़ा दे, शीशा पकड़ा दे, कोई मूल्य नहीं है, हाथ में शीशा पकड़े बैठा रहेगा उसके। और इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति को जो है आप पोथी दे दें तो वो पोथी को क्या करेगा, इधर से उधर पलटता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो जो है क्या, किधर से पढ़ूं, किधर से सीधी है किधर से उल्टी है, क्या लिखा है, कुछ नहीं पता चलेगा। ये एक चित्र है कि ऐसे सामने जो है वो एक चित्र जो है वो बन रहा है जो आपके वो। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं इन सब बातों को देखते हुए कि भाई जो वृंद है उनकी जो ससई है वो भाषिक दृष्टि से वो जो है क्या कहेंगे, विचार की दृष्टि से अपना जो है बहुत
मूल्य रखती है, और इसलिए ये सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ग्रंथ हमें लिखा बहुत पहले गया है, लेकिन आज भी इसकी अनेक जो उपदेश हैं, अनेक जो नैतिक आदर्श हैं, वो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। ये आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। यही समाप्त करते हैं अपनी बात को। आइए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, ये बच्चों से मैं कह रहा था, इनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अब ये। हाँ जी, बिल्कुल। इनकी मैंने वॉइस अनम्यूट कर रखी है। हाँ, वो खोल दीजिए। आपसे कुछ भी पूछ सकते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटे। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें से व्याख्या आने की भी संभावना है क्या? जी बिल्कुल आएगी। और सर, इसके प्रश्न सिर्फ 2 ही बनेंगे कि विशेषताएं बताइए? नहीं, प्रश्न 2 नहीं बनेंगे। प्रश्न जो है इसमें अलग अलग तरह से कई प्रश्न जो है इसमें बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बन सकता है कि वृंद के नैतिक आदर्श बताइए। तो ये भी बन सकता है कि नीति काव्य परंपरा में इसका स्थान बताइए। ये मैंने बता दिया, जो ये बताया ना नीति ससे की विशेषताएं, ये उसका स्थान जी है। सर। वो ये भी कह सकते हैं कि वृंद के काम में लोक संस्कृति बताइए। वो ये भी कह सकता है कि वृंद के भाषा शिल्प बताइए, उसकी अभिव्यक्ति कला पर विचार कीजिए। हाँ, ये जनरल प्रश्न है जो अक्सर आते रहते हैं। जो लोक संस्कृति भी हो सकता है, नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, तब उस पर बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, पूछिए बेटे। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कौन से बुक से हम पढ़ सकते हैं, कौन से बुक ज्यादा बेस्ट रहेगी इसको पढ़ने के लिए? बेटे, इसको पढ़ने के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं। लाइब्रेरी जाएंगे, अभी तो मैं कह नहीं सकता, लेसन में भी है हमारे में, लेकिन मेरा काम ही इसी पर है। कविवर वृंद, व्यक्तित्व और कृतित्व, अगर आप देखेंगे तो किताब जो है वो रखी हुई है लाइब्रेरी में, वहां से आप दे सकते हैं। लेसन में भी वो लिखा हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इस पे, जैसे और कवियों पे बहुत ज्यादा काम हो रखा होता है, वो इस पे उतना नहीं है। जी जी। हाँ, ओके सर, थैंक यू। और पूछना है किसी को? ठीक है बेटे, अब आपसे मुलाकात 4 बजे होगी फिर।